जो सेक्शन अलग अलग, जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तो सर तू थोड़ा एक बार बता देते कोई भी बिल्कुल टेक्निकल। मैं बता दूंगा, 100% मैं बता दूंगा, बट पहले ना आपको जो आपने रियलाइज किया वो मुझे शेयर करिए। तो सर बनाए थे, एक्चुअली हम भेज नहीं पाए हैं सर, भेज देंगे जी। हाँ भेजिए, क्योंकि जी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका अगर आधा भी प्रयास है तो पूरा हम कर देंगे, है ना। जी जी। ठीक है, आप भेजिए, मैं उसके आगे बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। गाइस अगर आपने एक लाइन भी बनाया होगा तो पूरी ड्राइंग कंप्लीट करके हम देंगे आपको, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक आपसे बनवा क्यों नहीं पता है, ये आइसोमेट्रिक का आपके इंटरव्यू में रोल है, और बीआई में कोई खास रोल नहीं है। फिर भी इंटरव्यू की कंपनियां इससे पूछती हैं। कोई बताना चाहेगा क्यों पूछती होंगी कंपनियां? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कंपनियां पूछती हैं आइसोमेट्रिक की ड्राइंग की, क्यों बात पूछती होंगी, किसी को आइडिया है? विष्णु कुछ बताना चाहिए, विष्णु ना यू वांट टू शेयर, तो यू कैन जस्ट शेयर। सर मुझे भी एक्चुअली इतना आइडिया नहीं है आइसोमेट्रिक का, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोमेट्रिक एंड पैरामेट्रिक सर? सेम कॉन्सेप्ट है, सेम पैरामेट्रिक, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। तो क्या होता है कि पैरामेट्रिक में आप ऑटोमेटिक उसके अंदर डायमेंशंस को एडिट कर सकते हो, यू कैन बी एडिट द डायमेंशंस। बट आइसोमेट्रिक जो है, एक्चुअली आइसोमेट्रिक का एक्चुअल नेम होता है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या होता है, आपकी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाली ड्राइंग्स। विजुअलाइजेशन मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान का एक थॉट होता है, तो वो रियलाइज कर सके। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में फ्रीलांसिंग करता था बहुत पहले 2016 में। मैकेनिकल की कंपनी थी गाइस, वहाँ पे मैं संडे संडे लुधियाना में काम करता था, कुछ लोग जानते होंगे लुधियाना। तो उनका कैसे होता था विष्णु, कि वहाँ पर वो हमें बोलते थे सर ये ड्राइंग, ये मशीन है, इसी मशीन का, मशीन डायरेक्ट 3D दिखाते था, इसी मशीन का आप हमें आइसोमेट्रिक व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू बना के दे दीजिए। अब देखो कितना अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है कि उस मशीन का उनको अलग अलग व्यू चाहिए होता था, क्योंकि कुछ रिपेयरिंग करना हुआ, किसी को समझाना हुआ कि काम कैसे करना है कंपनी के अंदर, सब में ड्राइंग्स लगती थी। कल को आपको रिपेयर करना हुआ तो भी ड्राइंग्स लगती थी। तो उसके लिए वो लोग 2D में ड्राइंग्स बना के अपने मशीनों का रखते थे। अब वो लोग कि सब क्यों ऐसा बनवाते क्यों थे वो? तो इससे क्या होता है गाइस, जब आप आइसोमेट्रिक की ड्राइंग यानी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जब बनाते हो, तो उससे क्या होता है, आपका माइंड जो होता है क्लीन होता है कि यार फ्रंट से कैसा दिखेगा ये, विजुअलाइज थॉट, ठीक है। अब बोलो सर इस थॉट से हम लोग क्या करेंगे, हम तो व्यायाम सीखने आए हैं, बिल्कुल। जब आपके पास ऐसा थॉट आने लगता है गाइस, तो वहां से आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ब्रेन का डेवलपमेंट होता है कि ये सेक्शन फ्रंट से कैसे दिख रहा है, ये भी हमें रियलाइज हो रहा है। आप बोलोगे सर ये डेवलपमेंट से क्या बेनिफिट होगा? व्हेन यू गो टू रेविट, जब आप रेविट के अंदर जाओगे, तो आप हमसे एक क्वेश्चन नहीं करोगे, सर समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं, या फिर फ्रंट से कैसा बनाऊं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका विजुअलाइजेशन स्किल स्ट्रांग हो चुका रहेगा, और जब विजुअलाइजेशन स्किल स्ट्रांग है जिसका, उसको 3D बनाने में दिक्कत नहीं जाती है। तो कंपनियां भी इसीलिए पूछती हैं, जिससे कि उन्हें आइडिया लग जाए कि आपका जो विजुअलाइजेशन स्किल है वो कैसा है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन स्किल के लिए बेसिकली इस चीज़ को बनाया जाता है। चलिए, तो ठीक है विशाल, शायद आपको थोड़ा सा कम समझ में आया, क्योंकि अभी आपने ना लेक्चर 8 वॉच नहीं किया होगा जहाँ तक है, और सॉरी 7, लेक्चर 7 नहीं वॉच किया होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपने आज ज्वाइन किया, तो कहाँ से ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं। आप मतलब आज कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग शुरू कर रहे हैं, और उम्मीद करूंगा सबको ही मजा आए, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ ड्राइंग्स कम कम लोगों ने भेजा है, मतलब और बननी चाहिए ड्राइंग्स गाइस, ठीक है। ड्राइंग्स जितनी बनेंगी उतना आपका एविडेंस स्ट्रांग होगा। चलिए, पहले कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आपके उन ड्राइंग्स के डाउट्स को क्लियर करेंगे, ओके। मनीष भी आ गए हैं, मुस्कान भी आ गए। कोई है क्या जिन्होंने गैस असाइनमेंट्स नहीं किया है? मान लीजिए जिसका फर्स्ट क्लास है, ऑल राइट, बट रेदर देन दैट कोई है क्या जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं किया है? ठीक है, रोज करना है, छोड़ना नहीं है, कमेंट करिए फटाफट। ओके, सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सबके घर पर ढेर सारा भंडार भरे, ठीक है। आप अच्छी जॉब पाओ और अपने घर में ढेर सारे पैसे दो, ठीक है। चलो, अब शुरू करते हैं और समझते हैं क्या बोलते हैं अबाउट। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट्स फॉर द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, बेसिक टिप्स ऑफ द बिल्डिंग डिजाइनिंग। अब वो लोग सर ये बेसिक टिप्स क्या होता है? बेसिक टिप्स मतलब कि कॉलम कहाँ रखें,
ठीक है, स्लैब किस टाइप का रखें, ठीक है, बीम कैसा रखें, इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्डिंग डिजाइनिंग्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग एक बेसिक्स किस तरीके से बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद बेझिझक आपके सारे डाउट, सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बताया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बट पहले समझते हैं बेसिक टिप्स ऑफ द बिल्डिंग डिजाइनिंग के बारे में। ठीक है, 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 ठीक है। कहाँ रख दिया भाई, इधर है। ठीक है जी, ओके। बेसिक टिप्स फॉर बिल्डिंग डिजाइनिंग। क्या टिप्स आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी बनाने वाले हो आप लोग, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाने के लिए ये टिप्स बहुत काम देंगे। आपने ऐसे सोसाइटीज तो जरूर देखे होंगे, आसपास में कॉलोनीज बनते हुए जरूर देखे होंगे। इनको बनाने के लिए क्या क्या मेन मेन चीजों को ध्यान देना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, स्ट्रक्चरल प्लानिंग ऑफ आरसी बिल्डिंग्स, इसके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए गाइस। पहली चीज, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम। क्या, कॉलम का पोजीशन और ओरिएंटेशन। फिलहाल ओरिएंटेशन की क्लास कल होगी डेप्थ में, तो कल क्लास मत मिस करिएगा। ठीक है, आज ओरिएंटेशन की क्लास नहीं है, पोजीशन की क्लास है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। तो पोजीशन मींस कहाँ पे कॉलम को रखा जाए, एट विच प्लेस वी प्लेस द कॉलम सो दैट इट कैन बी परफॉर्म बेटर। ठीक है, इसको। फिर पोजीशनिंग ऑफ बीम, बीम कहाँ पर रखा जाएगा जिससे कि बीम अच्छे से परफॉर्म करे। विष्णु, जैसे आपने हैंड रेस किया है, बाकी लोग भी ध्यान रखें, हैंड रेस करने के बाद ना हैंड रेस को ऑफ ही कर दिया करो। मुझे लगेगा कि आप क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हो, इसलिए हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछा, फिर हैंड रेस ऑफ, तो इट इज गुड प्रैक्टिस। ओके, तो पोजिशनिंग ऑफ बीम्स, बीम्स मतलब कि गाइस क्या बोलते हैं, बीम्स को कहाँ रखा जाए या फिर उनकी डेप्थ क्या रखा जाए, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्पैनिंग ऑफ द स्लैब, स्लैब कैसे रखना चाहिए, वन वे स्लैब कौन सा होता है, टू वे स्लैब कौन सा होता है, ये हम लोग समझने चल रहे हैं। स्टेयरकेस कहाँ रखना चाहिए और सेलेक्टिंग प्रॉपर टाइप ऑफ फुटिंग, कहाँ पर किस प्रकार की फुटिंग्स यूज करनी चाहिए, दैट दैट 5 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। पहला टॉपिक क्या है गाइस, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम। ठीक है, आइए इसका ऑपरेशन किया जाए। क्या, पहला वाला, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम। अच्छा जी, क्या ध्यान देना चाहिए इसमें। सबसे पहली चीज, ऑलवेज फोकस, जब भी आप स्ट्रक्चरल प्लानिंग कर रहे हैं, ऑलवेज फोकस कि द नियर द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग्स, कॉर्नर पर, बिल्डिंग के कॉर्नर्स पे जरूर से जरूर कॉलम होना चाहिए। बिल्डिंग के कॉर्नर पे जरूर से जरूर कॉलम होना चाहिए। दूसरा चीज, एट द इंटरसेक्शन ऑफ बीम एंड वॉल्स, जहां पर बीम और वॉल कट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, वहां पर भी जरूर से जरूर होना चाहिए। पहला, नियर द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग्स, जहां पर कॉर्नर है। दूसरा, एट द इंटरसेक्शन ऑफ बीम और वॉल, जहां पर कट हो वहां पर। तीसरा, एवॉइड प्रोजेक्शन ऑफ कॉलम आउटसाइड ऑफ वॉल्स, कॉलम जो है, एवॉइड प्रोजेक्शन ऑफ कॉलम आउटसाइड ऑफ वॉल, आपके कमरे में ज्यादा नहीं आना चाहिए। आप इमेजिन करिए, इमेजिन क्या करना है, आप अभी जिस रूम में बैठे होंगे, उस रूम में कॉलम का साइज क्या है, आप कमेंट करके बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं क्या कॉलम के साइज को। कॉलम का साइज क्या है, आप लोग कमेंट करिएगा अपने रूम, जिस रूम में बैठे हुए हैं, व्हाट इज द कॉलम साइज इन योर रूम। अप्रॉक्स बोल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूर नहीं कि तुरंत एकदम एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, बट उससे आइडिया लगेगा कि आप कॉलम के साइज को नाप पाते हैं क्या लगभग। कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स है वो टर्म्स ये है कि सभी लोग कमेंट करें। इनके यहाँ पर 9/12 है, ओके, 9/9 है, 9/12 है, वेरी गुड। 9 रशीद का 9/12, बहुत बढ़िया। 230/500 mm है, ठीक है। 250/300 है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग अपने घर का कॉलम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली गाइस, सबके घर का कॉलम जो देखेंगे आप, वो कॉलम कितना है, वो वॉल के अंदर ही है,
वॉल के बाहर जा रहा है तो बहुत थोड़ा सा, जैसे कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं 230 230 mm का कॉलम, उसका विड्थ की बात कर रहा हूँ। जब 230 mm मतलब 150 mm की तो वॉल ही होगी, और जो लोग 9 इंचेस की वॉल बनाए होंगे अपने घर पे उनका तो पूरा का पूरा 230 mm का ही रहेगा कॉलम, है ना। तो इसलिए कोशिश किया करना चाहिए कि जो कॉलम है वो वॉल के अंदर ही छिप जाए, या फिर निकले तो बहुत थोड़ा सा निकले, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में जो रूम है उस रूम में कॉलम साइज होता है 650 बाई 650। इमेजिन करिए आपके घर में कॉलम साइज है 650 बाई 650, कैसा लगता है गाइस। वो चारों कॉर्नर से निकला रहता है ना, क्योंकि 150 mm की वॉल होती है, बाकी 500 mm इधर से, 500 mm उधर से, 500 mm उधर से, 500 mm 500 mm मतलब गाइस आधा मीटर, आधा मीटर, आधा मीटर, आधा मीटर, आधा मीटर, हो गया 2 मीटर। 2 मीटर आपका रूम का साइज एक तो देखने में खराब लगता है और साइज भी कंजेस्टेड होता है। इसलिए एवॉइड कॉलम प्रोजेक्शन, मतलब विड्थ को जितना लेस रख सकते हैं उतना लेस रखिए। 300 तक में तो बुक ही कर दो, ठीक है। 350 ओके है, 400 मजबूरी है तो, 450 बहुत मजबूरी है तो 450 के आगे कॉलम का विड्थ नहीं देना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेप्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट विड्थ नाउ। आई विल डिस्कस द डेप्थ ऑल्सो, ठीक है। डेप्थ के लिए आपको स्पैन बाय 16 बेसिकली करना चाहिए, बट उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे किस तरह के बीम का कितना डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। एवॉइड कॉलम, एवॉइड प्रोजेक्शन ऑफ आउटसाइड वॉल्स, जितना कम निकले उतना अच्छा है। पहला पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। सपोज आपका प्लॉट है 30 बाई 50, तो ये 30 और 50 का जो कॉर्नर है यहाँ तो होना ही चाहिए, बस जरूरी है कि एग्जैक्ट कॉलम थोड़ा आगे पीछे भी, नियर द कॉर्नर। दूसरा आपने समझा, एट द इंटरसेक्शन ऑफ बीम और वॉल, जहां से आपका कमरा अलग हो रहा है, ठीक है, दो कमरे बन रहे हैं, वहां पर या वॉल या फिर बीम आपकी जरूर होनी चाहिए, ठीक है जी। तीसरी चीज आप लोगों ने समझा एवॉइड कॉलम प्रोजेक्शन। चौथी चीज आप लोगों ने, अभी मैं आपसे पूछूंगा इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेप्थ ऑफ द कॉलम इज कंटेन्ड विथ मेजर एक्सेस। कॉलम का जो डेप्थ है गाइस, कॉलम का जो डेप्थ है गाइस, वो मेजर एक्सिस की तरफ होना चाहिए, नॉट माइनर एक्सिस। अब वो लोग सर ये पॉइंट सच में नहीं समझ में आया, तो आप जैसे कि जिस रूम में बैठे होंगे गाइस, रूम का साइज हो सकता है 10 फीट बाई 15 फीट या फिर 12 फीट बाई 15 फीट। तो अब आप बताइए कि 12 बाई 15 फीट का रूम है तो मेजर एक्सिस क्या हुआ। 12 बाई 15 फीट का मेजर, सॉरी 12 बाई 15 फीट का रूम है तो मेजर एक्सिस क्या हुआ गाइस इसके अंदर, कमेंट करके आप बताइए, थोड़ा सा आप भी इन्वॉल्व रहेंगे तो मजा आएगा। मेजर एक्सिस क्या हुआ इसका, शाकिर, विश्वजीत, अमित। 12 फीट बाई 15 फीट का आपका रूम है, तो लोगों ने बताया कि एकदम परफेक्ट बताया। मेजर एक्सिस क्या है, 15 फीट। थैंक यू सो मच प्रणव जी, मैं रशिद, मनीष, शुभांका जी ने बताया और लोगों ने बताया, अमित जी ने बताया, वेरी गुड। तो हमारा जो कॉलम का डेप्थ है वो किधर जाना चाहिए, 15 फीट की तरफ जाना चाहिए। किधर गए, 15 फीट की तरफ कॉलम का डेप्थ जाना चाहिए। होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइस। एवॉइड लार्जर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, ठीक है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा डिस्टेंस ना हो गैस, ज्यादा डिस्टेंस ना हो। 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 18 फीट, मैक्स टू मैक्स कहीं क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है तो 25 फीट के ऊपर अवॉइड करिए। ये मैक्स ही मैं बात कर रहा हूँ, जब कॉलम साइज आप 750 तक ले जाने के लिए तैयार है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। I think Sachin want to ask something. Yes, Sachin, please. Sachin, you want to ask something? सर ये जो डेप्थ ऑफ द कॉलम है इज कंटेन्ड विद मेजर एक्सिस, मैं समझ नहीं पाया ये अच्छा, देखो यहाँ पे नीचे कैसे कह रहे हो। एक एक ये देखो, ये रूम दिख रहा है क्या तुम्हें, ये रूम दिख रहा है, जी सर। ठीक है। ये कॉलम भी दिख रहा होगा। जी सर। ये जो बड़ा वाला है कॉलम का डेप्थ है और ये छोटा वाला कॉलम का विड्थ है, ये क्लियर है। ये मतलब ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है, कॉलम की विड्थ है, ओ सॉरी कॉलम की डेप्थ है, और ये जो ये वाला है ओके ये सर। क्या है, विड्थ है। तो अब ये रूम है, ओके सर। रूम है 10 फीट बाई 20 फीट, तो मेजर कौन हुआ, 20 फीट, समझ गए। जी सर। तो कॉलम का जो डेप्थ है, जो ज्यादा वाला पोर्शन है वो किधर चला जाएगा, 20 फीट की तरफ चला जाएगा, वो अंदर। ओके सर। अभी क्लियर है। सर जैसे मतलब अगर रेक्टेंगल में है कॉलम तो उसकी जो लंबाई है वो मेजर एक्सिस की तरफ रहेगी, यही बोल रहे हो। यस, जो उसका ज्यादा पोर्शन है वो ज्यादा की जी तरफ सर। जाएगा। जैसे कि कॉलम का, अब जैसे कॉलम आपका है 350 बाई 450,
है ना। तो 450 हाँ जी सर, ज्यादा की तरफ चला जाएगा, मेजर एक्सिस की तरफ होएगा। यस, और 350 माइनर एक्सिस की तरफ चला जाएगा, ये जी कॉन्सेप्ट है। सर। ठीक है, और भी इसमें डाउन से कल हम लोग इसका सीखेंगे, बट अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज गाइस, इसमें मेजर एक्सिस कभी कभी चेंज भी होता है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। कल हमारा कॉलम के ओरिएंटेशन का ही क्लास है, तो उसमें यही सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, अवॉइड लार्जर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। ठीक है, कॉलम से कॉलम के बीच में स्पेसिंग्स जितना माइनर कर सकते हैं कर दीजिए। किसी को बीच में कोई प्रश्न आए दिमाग में ना, तो तुरंत नोट डाउन कर लिया करो। इन केस कैसे होता है कि हम दिन भर मतलब दिन भर से टॉपिक के बीच में शायद अगर हम माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं आपका, तो आप क्या करो कि लिख के रखो, जैसे टॉपिक खत्म होता है ढेर सारे क्वेश्चन पूछो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मजा आएगा। कॉलम ऑन प्रॉपर्टी लाइन। आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी लाइन क्या होता है, मैं चाहता हूँ आप बताएं प्रॉपर्टी लाइन क्या होता है, तब मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी लाइन क्या होता है गाइस, कमेंट करके बताइए। कॉलम ऑन प्रॉपर्टी लाइन मतलब प्रॉपर्टी लाइन पर आपका कॉलम होना चाहिए। नाउ आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट इज प्रॉपर्टी लाइन। कमेंट करिएगा इस जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्रॉपर्टी लाइन को लेके, फिर मैं क्लियर करता हूँ, ठीक। तो हम लोगों ने गाइस टोटल 6 टॉपिक फटाफट बताइएगा। कॉल 6 टर्म्स पढ़ा कॉलम के पोजीशन के लिए। पहला नियर द कॉर्नर, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ बीम जहां से रूम अलग हो रहा है, तीसरा अवॉइड करिए कि कॉलम का जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन है बाहर ना आए, चौथा मेजर एक्सिस, पांचवा अवॉइड लार्जर सेंटर कॉलम, एंड छठवां प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। आइए अब समझते हैं कॉलम के बारे में गाइस, ठीक है। तो कॉलम के बारे में क्या समझना है गाइस कि कॉलम जो है वो क्या बोलते हैं, आपका जो कॉलम है वो 3 तरह का होता है बेस्ड ऑन लोडिंग्स। कॉलम जो है बेस्ड ऑन लोडिंग 3 तरीके का होता है। टोटल कितने तरीके के होते हैं ये आने वाले 2-3 दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉलम। जब हमारी एक क्लास होगी केवल कॉलम की, एक क्लास होगी बीम की, एक क्लास फुटिंग की, सबकी अलग अलग एक क्लास होगी गाइस। तो आप बहुत मजे में सीखने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अभी जो समझिए कॉलम बेस्ड ऑन लोडिंग्स। तो बेस्ड ऑन लोडिंग गाइस 2 तरह के कॉलम होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके के कॉलम होते हैं, पहला होता है एक्सियल कॉलम, दूसरा होता है इसेंट्रिक कॉलम। पहला क्या होता है गाइस, एक्सियल कॉलम, दूसरा क्या होता है इसेंट्रिक कॉलम। अच्छा, इसेंट्रिक के 2 बच्चे हैं, कौन कौन, बाई एक्सियल और यूनी एक्सियल। तो यहाँ पर 3 आप देख रहे होंगे, तो एक्चुअली 2 के 3 हुए हैं, ठीक है। पहला है एक्सियल लोडेड कॉलम, दूसरा है इसेंट्रिक कॉलम। इसेंट्रिक के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला है बाई एक्सियल और दूसरा है यूनी एक्सियल। कोई पूछे तो उसको डेप्थ में बताएंगे तो उसको समझ आएगा कि इसको अच्छा नॉलेज है बच्चे को, ठीक है। तो एक्सियल कॉलम, बाई एक्सियल कॉलम, यूनी एक्सियल कॉलम। हाँ बोलोगे ठीक है सर ये तो समझ आ गया, बट इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला है एक्सियल कॉलम। एक्सियल कॉलम का मतलब होता है गाइस व्हेन लोड इज व्हेन लोड इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द कॉलम। व्हेन लोड इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड एक्सियल कॉलम, ठीक है। एंड व्हेन लोड इज कम फ्रॉम वन साइड, व्हेन load is come from one side but not in center is called uniaxial column. And when load is come from two sides but not in center, so that is called biaxial column. अब वो लोग सर एक बार रिपीट कर दीजिए तो मैं कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कॉलम के सेंटर पे लोड आए सारा का सारा, जैसे कि आप इस सिचुएशन में देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कॉलम को बोलते हैं एक्सियल कॉलम, कि सेंटर में ही सारा लोड आया। दूसरा आप बाई एक्सियल देख रहे हैं कि इधर से भी कॉलम आ रहा है, इधर से भी कॉलम आ रहा है, बट इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, दोनों के सेंटर अलग अलग होंगे, पक्का है। इस कंडीशन में ऐसे कॉलम को बोलते हैं एक्सियल कॉलम, बाई एक्सियल कॉलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाई एक्सियल कॉलम। तीसरा यूनी एक्सियल, मतलब एक तरफ से लोड आ रहा है बट सेंटर में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कॉलम को बोलते हैं गाइस यूनी एक्सियल कॉलम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तीनों समझ में आया होगा। व्हेन लोड इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड कॉल्ड एक्सियल कॉलम। लोड इज कम फ्रॉम टू साइड बट both are not in center is called biaxial column. When load is come from one side but not in center is called uniaxial column, ठीक है ना। हो गाइस थोड़ा सा लेआउट को और ब्रीफ करते हैं, मजा आएगा आपको। जैसा मैंने अभी पढ़ाया आपको कि पहले समझिए कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है। जो बीम बड़ी रहेगी, जो स्पैन बड़ा रहेगा वो क्या रहता है गाइस, मेजर एक्सिस रहता है। जो स्पैन छोटा रहेगा गाइस वो रहेगा माइनर एक्सिस। बड़ा वाला मेजर एक्सिस, छोटा वाला माइनर एक्सिस। आप लोग से ये तो क्लियर है।
ठीक है, तो अब और थोड़ा सा क्लियर कर लो इसको। क्या, जो मेजर एक्सिस रहेगा उधर कॉलम का डेप्थ जाएगा, और जो माइनर एक्सिस रहेगा उधर कॉलम का विड्थ जाएगा। ठीक है, मेजर एक्सिस के तरफ डेप्थ और माइनर एक्सिस की तरफ विड्थ। अब जैसे आपका यहाँ पर कॉलम दिख रहा है दैट इज 230 बाई 650, तो 650 क्या हो गया, जो लास्ट में है वो डेप्थ है। 650 क्या है, डेप्थ, तो डेप्थ की तरफ ये चला गया। और 250 क्या है, विड्थ, तो ये विड्थ हो गया। होप क्लियर हो गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अरे यहाँ क्या हो गया, ये तो पंगा हो गया। क्यों, अरे ये बड़ा है और ये छोटा है, फिर भी इधर की तरफ विड्थ चला गया, डेप्थ चला गया सॉरी, और इधर तरफ विड्थ आ गया। ऐसा क्यों, जब कोई भी सेकेंडरी बीम, ये देखिए बीच में सेकेंडरी बीम आ गई ना, जब कोई भी सेकेंडरी बीम आ जाएगी तो ये स्पैन केवल यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। तब सोचो यहाँ से यहाँ तक में तो विनर यही है ना, तो इधर की तरफ चला गया। ये समझ लो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कोई सेकेंडरी बीम आ गई तो ये छोटा हो गया ना, जब छोटा हो गया तो डेप्थ इधर चला गया, तो दैट इज कॉल्ड लेआउट। होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी कोई डाउट रहेगा तो विल डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है, इसके बाद गाइस देखते हैं कॉलम का डाया। ठीक है, कितना रख सकते हैं, तो कोशिश करिए कि जो विड्थ है वो 230 से स्टार्ट करिए, 230, 250, 300, 380, 400, 450 तक रखिए। और जो डेप्थ है गाइस वो 230, 250, 300, 350, 800, मतलब कैसे भी कोशिश करिए कि जो डेप्थ है 1000 के ऊपर न जाए, 1000 mm के ऊपर आपका डेप्थ ना जाए, और जो विड्थ है वो 450 के ऊपर ना जाए। ठीक है, आप बोलोगे सर 1000 के ऊपर क्यों ना जाए। चलिए ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं चेक करूं प्रॉपर्टी लाइन का आंसर कौन दे पाया है। अपनी बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए कॉलम, बहुत सुंदर शुभांकर, वेरी गुड। बाउंड्री ऑफ द लैंड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, अरे वाह, अजीम ने ये एग्जैक्ट डिफिनेशन, गाइस जिनको नहीं पता प्रॉपर्टी लाइन देख लीजिए, एकदम सही बताया इन्होंने। अनबाउंड्री, बाउंड्री, वेरी गुड मनीष, एंड सबने लगा सही बताया। ठीक है, चलिए तब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप विद्वान कैटेगरी में आते हैं। 1000 के ऊपर क्यों ना जाएगा इस कॉलम का डेप्थ। ठीक है, आप प्रयास करें, नहीं होगा तो हम हैं। ठीक है, 1000 के ऊपर क्यों ना जाए कॉलम का डेप्थ, विड्थ तो 450 तक ही जाना चाहिए, बस ये प्रयास करिए। कॉलम का डेप्थ 1000 के ऊपर क्यों ना जाए, आप बताएं, तब तक आगे चलते हैं, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। और गैस कॉलम को जो रेनफोर्समेंट है वो एग्जैक्ट इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए जैसे यहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, और इसके बाद सेक्शन में देखेंगे इसको, तो फ्रंट व्यू से तो ऐसा कुछ दिखेगा ये कॉलम का सेक्शन। ठीक है, ये देखिए आपके सामने कॉलम है, ये आपकी फुटिंग्स है। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग है ये। ठीक है, और ये आपके सामने पूरा का पूरा बीम दिख रहा है। आपने कहा सर कॉलम के बारे में आज हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, बीम को इग्नोर कर रहे हैं क्या, नहीं। अब बीम का टॉपिक है पोजिशनिंग ऑफ बीम, बीम कहाँ रखें। ठीक है, तो आप बोले कहीं भी रख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता है, उसका रूल होता है। क्या रूल है, अंडर द वॉल, वॉल के नीचे जहां जहां वॉल आने का गुंजाइश है, मेन वॉल की बात हो रही है, बाथरूम की वॉल की बात नहीं हो रही है, जहां पर मेन वॉल आए, तो जहां पर भी वॉल आए उसके नीचे बीम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, एवॉइड लार्जर स्पैन ऑफ द बीम, बीम जितना छोटे छोटे होंगे उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब बोलो सर क्या मतलब है, छोटे छोटे कई ढेर सारे बनाने से अच्छा एक ही बना दे, नहीं, तब होगा एवॉइड लार्जर स्पेसिंग्स फ्रॉम डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग क्राइटेरिया। अगर आप ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग से बचे रहेंगे। क्या, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग से बचे रहेंगे, अगर बचना है तो प्रोवाइड करिए। ठीक है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ज़्यादा कवर करता है, नहीं। थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं, 1 मीटर के ऊपर जब बीम चला जाएगा, सॉरी कॉलम चला जाएगा दोस्त, तो वो कॉलम कॉलम नहीं रह जाता, फिर उसको शेयर वॉल बोलते हैं। जहां पर भी 1 मीटर से ज़्यादा कॉलम, एज पर आई एस कोड में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पर भी 1 मीटर के ऊपर अगर कॉलम जा रहा है तो दैट इज नॉट अ कॉलम, वहां पर शेयर वॉल की नीड है। ठीक है, फिलहाल ये भी मैं आपको क्लियर करूँ, ये आई एस कोड की लैंग्वेज है। मैनुअली मैंने बहुतों को देखा हुआ है, मैंने खुद भी डिजाइन किया हुआ है, 1 मीटर के ऊपर कॉलम का डेप्थ। ठीक है, बट आईएस कोड कहता है कि 1 मीटर तक ही रखना चाहिए, उसके ऊपर अगर आ रहा है तो वहाँ शेयर वॉल प्रोवाइड करिए, नॉट कॉलम। ठीक है, तो ये आईएस कोड की बात, जो इंटरव्यू में आपको आईएस कोड की ही बात करनी है। आइए,
अवॉइड लार्जर स्पेसिंग फ्रॉम डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग क्राइटेरिया, उससे बचे रहेंगे। एक कॉलम पे मैक्सिमम लोड कितना आएगा गाइस, एज्यूम करिए। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का लाइव लोड होता है कितना गाइस, 2 किलोन्यूटन। कॉमर्शियल बिल्डिंग का होता है 4 किलोन्यूटन। तो किसी भी बीम पर बहुत लोड आएगा तो 4 किलोन्यूटन का आएगा। अच्छा, तो उसके लिए स्पैन कितने बड़े बड़े रख सकते हैं। अगर आप कोई एक रेक्टेंगुलर बीम बना रहे हैं गाइस, रेक्टेंगुलर बीम जो आप लोग अभी सुनते हो ना, रेक्टेंगुलर बीम 230 बाई 300 वगैरह वगैरह, अगर वो है, कैंटिलीवर सेक्शन है, 3 मीटर तक कैंटिलीवर जा सकते हैं। होप सो सबने कैंटिलीवर पता होगा। कैंटिलीवर मतलब जिसमें एक साइड फिक्स हो, एक साइड फ्री हो, उसमें 3 मीटर तक जा सकते हैं। कोई सिंपली सपोर्टेड है इस कॉलम से उस कॉर्नर तक, ठीक है, तो उसमें 6 मीटर तक कॉलम का आप क्या बोलते हैं लेंथ रख सकते हैं। और अगर कोई भी फिक्स और कंटिन्यूअस है, फिक्स और कंटिन्यूअस है, तो 8 मीटर तक, जो आपके घरों में होता है ना फिक्स और कंटिन्यूअस बीम, वो 8 मीटर तक आप रख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, 25 फीट, एक्चुअली वो 25 फीट 4 इंचेस होता है कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग, तो वही लगभग लगभग 8 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर, कि 8 मीटर आप कॉलम का मैक्सिमम लेंथ रख सकते हैं, उसके ऊपर अवॉइड करिए। अच्छा, लेकिन सर मुझे तो ज़्यादा कॉलम के डेप्थ की ज़रूरत है, तब मैं क्या करूँ। तब आप रूल नंबर सेकेंड फॉलो करिए, फ्लैंज बीम यूज करिए। क्योंकि फ्लैंज बीम अगर यूज करेंगे, अगर कोई जानता है तो कमेंट कर सकता है फ्लैंज बीम क्या होता है गाइस। तो उसमें आप कैंटिलीवर में आप 5 मीटर तक जा सकते हो, 5 मीटर तक, बालकनी वगैरह निकालनी 5 मीटर तक जाओ, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड में 10 मीटर तक जा सकते हो गाइस, इतना अच्छा है। और फिक्स और कंटिन्यूअस में 12 मीटर तक जा सकते हो। कितना, 12 मीटर तक जा सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका दिमाग यहाँ नहीं है आ जाए। रेक्टेंगुलर जो बीम होती है गाइस, उसको कैंटिलीवर में 3 मीटर तक बढ़ा सकते हैं। 3 मीटर में बात कर रहा हूँ, 3 फीट नहीं। सिंपली सपोर्टेड में 6 मीटर तक, और फिक्स और कंटिन्यूअस रहेगा तो 8 मीटर तक। आपने कहा सर मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो गैस आप याद रखिए कि अगर आपने फ्लैंक्स बीम यूज किया हुआ है तो आप 5 मीटर तक कैंटिलीवर जा सकते हैं। अब फ्लैंक्स बीम क्या होता है ये कमेंट करके आपको बताना है। सिंपली सपोर्टेड आपने यूज किया हुआ है तो उसके लिए 10 मीटर तक जा सकते हैं। और फिक्स और कंटिन्यूअस आपने बनाया हुआ है तो 12 मीटर तक जा सकते हैं। ठीक है जी दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। जो बीम होती है गाइस, वो बीम जनरली आपकी या तो अंडर एनफोर्स होती है, या फिर बैलेंस होती है, या फिर ओवर एनफोर्समेंट होती है। किसी ने पूछा कि सर ये मतलब आपसे सब कुछ किसी ने पूछा कि ये बताइए बीम टेंशन मेंबर है कि कॉम्प्रेशन मेंबर है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप उनको बताइएगा कि बीम इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर। अब वो लोग सर आपने ना टेंशन बोला ना कॉम्प्रेशन बोला, तो मैंने बोला फ्लेक्सुरल। फ्लेक्सुरल मतलब बोथ। उसमें बीम का जो ऊपर पोर्शन होता है, बीम का जो ऊपर का पोर्शन होता है, देखिए कितनी चीजें क्लियर हो रही होंगी गैस बेसिक्स की, वो हमेशा कौन सा होता है, कॉम्प्रेशन जोन होता है। और जो बीम का नीचे का जो एरिया होता है, मतलब हाफ कट कर दो बीच से, तो जो नीचे का एरिया होता है वो टेंशन का एरिया होता है। तो टेंसाइल भी है और कंप्रेसिव भी है। तो जब कोई मेंबर दोनों हो तो वो क्या होता है गाइस, उसे बोलते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर। क्या बोलते हैं गाइस, फ्लेक्सुरल मेंबर्स। देखिए आप लोगों ने कमेंट किया क्या, इकोनॉमिकल नहीं, अभी शायद आप लोग को नहीं पता है इसके बारे में। ठीक, मैंने आप लोग से फ्लेंज बीम बोला था गाइस। फ्लेंज बीम मतलब होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा आई टाइप के जो बीम्स होते हैं, और एल टाइप के जो बीम होते हैं, और टी टाइप के जो बीम होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेंज बीम। जो टी टाइप का बीम यूज करते हैं ना, टी टाइप्स इमेजिन करिए, ठीक है, एल टाइप, वो सब फ्लेंज बीम होते हैं। उसमें आप लार्जर स्पैन को लेके जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बीम को आप अगर देखेंगे तो बीम कुछ इस तरीके से दिखेगी। बीम का भी जो डेप्थ है कोशिश करना चाहिए 450 तक ही जाए, उससे ज़्यादा डेप्थ अवॉइड करिए। ऐसा नहीं कि ले नहीं जा सकते, अवॉइड करिए, ठीक है। और जो डेप्थ है वो 1 मीटर तक आप लेके जाइए, इसके ऊपर अवॉइड करिए। वैसे तो 1 मीटर भी पर्याप्त है, पर अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं जी। बीम का जो रेनफोर्समेंट है गाइस, क्या बीम का जो रेनफोर्समेंट है एग्जैक्ट ऐसे प्रोवाइड होता है। मैं एक इंटरव्यू में गया था, मुझे याद आ रहा है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था गाइस, बीम ऐसे दिया हुआ था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ से एक सेक्शन काट के दीजिए, यहाँ से एक सेक्शन काट के दीजिए, आप ड्रॉ करिए। उन्होंने अपने बोर्ड पे ड्रॉ कराया था। तो ड्रॉ करते समय हमें क्या ध्यान देना है कि बीम में ऊपर टॉप बार तो है ही, बॉटम बार तो है ही, ये क्या है, क्रैंक बार है।
तो ज़्यादातर लोग इंटरव्यू में क्या गलती करते हैं, इस बार को भूल जाते हैं। इन केस किसी ने एक्स्ट्रा बार के तौर पे दिखा भी दिया, तो जब मिड से काटने के लिए बोला उन्होंने, तो नीचे तो एक्स्ट्रा बार डालते नहीं है, ठीक है, मतलब डालते हैं बट ज्यादातर लोग नहीं डालते, तो लोग क्या करते हैं नीचे मिसिंग कर देते हैं, क्या डाले, एक बार टॉप में एक बार बॉटम में, और यहीं पर उनका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्या है गाइस, क्रैंक बार है, ये क्या है, क्रैंक बार है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्ट नहीं है बट इमेजिन कर सकते हैं क्रैंक है, ठीक है। 43D चलता है इसका स्पैन। दूसरी चीज, इस क्रैंक बार का यूज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्रैंक बार का जो यूज है गाइस, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करता है या फिर उससे बचाता है आपके बीम को। अब बोलोगे सर ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो आप इमेजिन करिए एक लकड़ी है, ये क्या है गाइस, एक लकड़ी है, और आज आपकी शादी है और आप डांस कर रहे हैं, ठीक है। आज आपकी शादी है, आप डांस कर रहे हैं इस लकड़ी के ऊपर। स्वाभाविक सी बात है, अगर आज डांस कर रहे हैं तो कल तो रिजल्ट तो यही है कि रोना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो स्पैन है, अगर आप यहाँ पर डांस कर रहे हैं तो ये उठने का प्रयास करेगा, ये उठने का प्रयास करेगा। तो अगर आपके दोस्तों ने साथ दिया और इधर पकड़ लिया मजबूती से, इधर मजबूती से पकड़ लिया, अब आप डांस करेंगे, ऊपर उठेगा नहीं, और जब उठेगा नहीं तो आप बचे रह जाओगे। तो इसी को बोलते हैं, जब उन्होंने पकड़ा मतलब उन्होंने क्रैंक बार दे दिया, उन्होंने क्या दे दिया गाइस, क्रैंक बार दे दिया। जब क्रैंक बार दे दिया तो पटरा उठने से बचेगा, ऊपर उठ गया तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, वही ना हो इसके लिए क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। इमेजिन समझ में आ गया होगा। इमेजिन करिए कि आप एक स्केल लिए हुए, स्केल या फिर कुछ भी, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, वो टूटने का प्रयास कर रहा है, आपने इधर और इधर से पकड़ लिया, कितना भी इसके ऊपर लोड आए बचा रहेगा इसके और इसके वजह से, वही काम है क्रैंक बार का, ठीक है। क्या करता है, एक लाइन में आंसर करना हो तो, टू रिड्यूस द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, क्या, टू रिड्यूस और टू कंट्रोल द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। चलिए, ये आपको पता ही होगा गाइस, ये क्या है, एलडी है, डेवलपमेंट लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्लैब कास्टिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए गाइस, एग्जैक्ट जो बीम में लगता है वही चीज कॉलम में भी लगता है, देखिए बीम में भी लग रहा है, कॉलम में देखिए, ये इसी क्रैंक बार की मैं बात कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, बेंटअप बार आप बोलते हो ना, ये क्या करता है गाइस, ये ऊपर उठने से आपके स्लैब को बचाता है। यहाँ पर आपके लोड आया तो ये उठने का प्रयास करेगा ना, कॉर्नर कॉर्नर तो काम ही उठेगा। पेपर में इमेजिन करिए, पेपर है, पेपर में क्या होता है, उड़ने लगता है, तो आप क्या करते हो, पेपर वेट रख देते हो, राइट। तो वही पेपर वेट की तरह ही यहाँ पर क्रैंक बार रख देते हैं, जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करता है। और ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है गाइस, ये कवर ब्लॉक्स होते हैं, क्या है, कवर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर आप चढ़े तो ये चीज नीचे दब के ना जाए। बात करते हैं स्पैनिंग ऑफ द स्लैब की। बीम की बड़ी बातें हो गई, कॉलम की बड़ी बातें हो गई, तो स्लैब की बात कर लिया जाए तो स्लैब जो होता है गाइस, जनरली इकोनॉमिकल कंपेयर टू वन वे स्लैब विथ टू वे स्पैन, ठीक है। या फिर आसान भाषा में बोले तो कन्वेंशनल टाइप के दो टाइप के स्लैब्स होते हैं गाइस। पहला कौन सा होता है गाइस, पहला होता है वन वे स्लैब, दूसरा होता है टू वे स्लैब। अब वो लोग सर इंटरव्यू में पूछा कि डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब या टू वे स्लैब, या फिर मैंने ही अगले मॉक में आपसे पूछूंगा फिक्स है, तो आप बताइए एल वाई बाई एल एक्स, एल वाई बाई एल एक्स इज लेस देन टू इज कॉल्ड टू वे स्लैब, एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन टू इज कॉल्ड वन वे स्लैब। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। इमेजिन करिए ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, ये गाइस 2 मीटर है, ये गाइस 3 मीटर है। तो 3 मीटर एल वाई है तो एल वाई ऊपर चला गया, डिवाइड बाई 2 मीटर कितना आएगा इस अप्रॉक्स 1.5, जो कि किससे कम है, 2 से कम है, तो क्या हो गया गैस, ये टू वे स्लैब हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, इमेजिन करिए ये भी 2 ही मीटर है बट ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 6 मीटर है, एल वाई 6 मीटर, तो 6 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर तो कितना आएगा इस 3 मीटर आया। जो 3 मीटर आया किससे ज्यादा है गाइस, 2 से ज्यादा है। जब 2 से ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो गया, वो वन वे स्लैब हो गया। उम्मीद करता हूँ वन वे और टू वे दोनों क्लियर हो गया। थिकनेस ऑफ द स्लैब 100 mm 110 या फिर कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, जनरली 100 तो बहुत कम ही रहता है, 125 से 200 तक ऑन एन एवरेज हम लोग डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हवा में नहीं प्रोवाइड करते गाइस, इसका डिजाइन होता है, डिजाइन का फॉर्मूला रहता है, अगर आप याद नहीं, अभी याद नहीं हो पाएगा आपको, बट मैनुअल डिजाइन जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा। फॉर्मूला होता है शॉर्टर स्पैन बाई बेसिक वैल्यू मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज जो आएगा वो आएगा 125 से 200 mm के बीच में।
इस तरीके से आप स्लैब की कास्टिंग करते हैं गाइस, ठीक है। अब समझ लेते हैं, फुटिंग की बातें भी कर ले भाई, बीम का बात हो गया, कॉलम की बात हो गया, स्लैब की बात हो गई, तो फुटिंग का इग्नोर किया जाए। फुटिंग में थोड़ा इसको पढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं, जहां पर गाइस ब्लैक कॉटन सॉइल होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे पाइल फुटिंग या पाइल फाउंडेशन, ठीक है। और जहां पर भी गाइस नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, आइसोलेटेड फुटिंग। जहां पर भी गाइस क्या नाम है, कॉलम पास पास होंगे वहां यूज करेंगे कंबाइंड फुटिंग। जहां पर बहुत ढेर सारे कॉलम होंगे वहां यूज करेंगे राफ्ट फुटिंग, ठीक है। ये आसान था, आइए यहाँ भी पढ़ लेते हैं। कैरिड बाय द कॉलम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सपोर्टिंग सॉइल, आपको पहले पता होना चाहिए। उसके लिए आप ड्रिल होल्स करते हैं या फिर ट्रायल पिट टेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको अपने सॉइल के बारे में पता चलता है, ठीक है। ड्रिल होल्स और ट्रायल पिट्स शुड बी टेकन इन situ plate load test for big project। ब्लैक कॉटन सॉइल ग्रेट डेप्थ पाइल फाउंडेशन, ठीक है। जो उसमें सबसे अच्छा क्या रहता है गाइस, पाइल फाउंडेशन, अभी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या रहता है, ग्रेट डेप्थ, ज्यादा डेप्थ की जरूरत हो, इसलिए पाइल फाउंडेशन बेस्ट है वहां पर। कॉलम्स आर वेरी क्लोजली स्पेस, कॉलम बहुत पास पास होते हैं। एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लो, अगर सॉइल कैपेसिटी भी लो है, कॉलम बहुत पास पास है, तो वहां के लिए राफ्ट फाउंडेशन अल्टरनेट चॉइस है, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं अगर सारे कॉलम, जैसे आप लोग अपार्टमेंट वगैरह में देखते होंगे कॉलम पास पास रहते हैं, तो वहां पर सबसे अच्छा है गाइस कि आप राफ्ट फाउंडेशन यूज करें, ठीक है। और लास्ट है गाइस कि बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन मतलब आपके प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन पे कंबाइंड फुटिंग या फिर स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करें तो बेटर रहता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जहां पर भी आप पहले तो आप प्लेट लोड टेस्ट कर सकते हैं अपने सॉइल की प्रॉपर्टी एसबीसी चेक करने के लिए। ब्लैक कॉटन सॉइल में आप पाइल फाउंडेशन यूज करिए, और अगर ज़्यादा कॉलम्स हैं और सॉइल की फिर एसबीसी भी लो है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पाइल बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो आप राफ्ट से उसको अल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बाउंड्री लाइन पर आपको कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करना चाहिए। ये थी लर्निंग जो आपने देखा। अच्छा, इस लर्निंग के बीच में एक अच्छी चीज आ गई है, ये कॉलम। फिलहाल इसका नाम कॉलम नहीं है, इसका नाम क्या है, यही प्रश्न है आपसे, कमेंट करके बताइए। ये फुटिंग है, समझ में आ रहा है, स्लो फुटिंग है, 45 की डिग्री पर बनता है स्लो फुटिंग, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए ये क्या है गाइस, एवरीवन कमेंट व्हाट इज दिस, नॉट कॉलम, दिस इज नॉट कॉलम, ठीक है। कोई भी कॉलम सोच रहा है तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। ये क्या है गाइस, कमेंट करके बताइए। सभी लोग ट्राई करें अपने विवेक अनुसार, जो भी आपके दिमाग में आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर गैस अलग अलग टाइप्स के लोड्स होते हैं, जैसे कि डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, इम्पैक्ट लोड होता है, विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है। ये सारे लोड्स बिल्डिंग पर लगेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग इन पे भी परिचर्चाएं करेंगे, नॉट नाउ, क्योंकि वो हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइव लोड एज पर IS 875 पार्ट 2 लगता है, जिसमें एक IS 75 में दिया हुआ है कि क्लासरूम के लिए 3 किलो न्यूटन होता है, डाइनिंग रूम के लिए 3, ऑफिस स्टाफ के लिए 2.5, स्टोर रूम के लिए 5 और पैसेज कॉरिडोर के लिए 4, ठीक है। और प्रैक्टिकल साइजेस जो आपने ऊपर पढ़े वो साइजेस यही पढ़े थे, ठीक है। तो इनको एक बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस पूरी PDF से। बहुत काम की चीज़ है गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। चलिए, इसमें से किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस्ट करके बेशक अपने प्रश्न की क्या बोलते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट है तो पूछिए यहाँ तक में, क्योंकि इसके बाद हम लोग आइसोमेट्रिक की डाउट समझने चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी कुछ प्रश्न है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी पढ़ा हम लोगों ने। सर एक मिनट, वो फुटिंग वाला रिपीट कर दो सर प्लीज। अच्छा, देखो फुटिंग को सिंपल, आपका जो फुटिंग होना चाहिए दोस्त, वो फुटिंग कहाँ होना चाहिए, फुटिंग होना चाहिए अगर आपका कोई जनरल कंस्ट्रक्शन आप बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पर बनाओ आइसोलेटेड फुटिंग्स, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी ऐसे फुटिंग्स ऐसे बना रहे हो जहाँ पर कॉलम्स बहुत पास पास है, बहुत पास पास मतलब कितना पास, तो बहुत पास पास मतलब गाइस कि उनकी जो फुटिंग्स है आपस में मर्ज करें अगर आप डिजाइन करो तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर हमें क्या यूज करना चाहिए गाइस, कंबाइंड फुटिंग यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, कंबाइंड फुटिंग, ठीक है।
और जैसे कि 8 फीट के आसपास अगर आपके कॉलम से कॉलम की स्पेसिंग है या फिर 10 फीट तक है, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि मर्ज हो सकता है आपका कॉलम, अगर लोड ऊपर से ज़्यादा आ रहा है, फुटिंग आपकी मर्ज हो सकती है। उस कंडीशन में सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप यूज करें वहाँ पर कंबाइंड फुटिंग। तो आइसोलेटेड क्लियर हो गया, कंबाइंड क्लियर हो गया। अब तीसरा देखते हैं, जहाँ पर भी ब्लैक कॉटन सॉइल हो, ब्लैक कॉटन सॉइल की एसबीसी हमेशा बहुत लो होती है, ठीक है। वैसे आईएस कोड तो कहता है कि 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से नीचे हो तब करिए, बट प्रैक्टिकल रूप से 50 के आसपास भी रहता है, तो लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है चौथा कंडीशन है राफ्ट का। अगर कॉलम का जो एरिया है, आपके जो कॉलम का जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया टोटल बिल्टअप एरिया से 30% है, टोटल बिल्टअप एरिया का 30% है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग 33% है, बट प्रैक्टिकल रूप से लोग 30 कंसीडर करते हैं। तो 33% अगर कॉलम का जो एरिया है वो आपके बिल्टअप एरिया का है, तो उस कंडीशन में मतलब कॉलम बहुत ज्यादा है वहां पर, मतलब वहां पर राफ्ट फाउंडेशन यूज कर लेना चाहिए। क्लियर है? जी सर। ओके जी, चलेगा। ये सब आपके आइसोमेट्रिक के डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी आइसोमेट्रिक नहीं समझा है गाइस, उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेंगे। ऑटोकैड में जाके जैसे कि विष्णु आप हैं और भी कई लोग होंगे जो उन्होंने अभी रिसेंट ज्वाइन किया होगा क्लास को, तो क्योंकि आइसोमेट्रिक ऐसा है कि उसमें जब तक लेक्चर 8 और 7 को वॉच नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा उसका, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, बी आई एम विष्णु इज फॉर यू, एंड जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं लेट में, उनके लिए है। आप लोग अपने ऐप में जाना, वहाँ पर बी आई एम का एक जो आपका वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जाना, वहाँ पर आपको ऑटोकैड का क्लास 7 और 8 जैसे ही वॉच करेंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। जो कुछ बच जाएगा हम उसको कल भी डिस्कस करने वाले हैं। आइसोमेट्रिक 2 दिन चलेगा गाइस, मतलब आज चल ही रहा है, कल भी चलेगा, जरूरत पड़ी तो परसों भी कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। शुभांकर श्रीवास्तव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शुभांकर बोलिए। ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आपने सर जो पीडीएफ दी थी सर मॉक टेस्ट के लिए, हाँ उसमें सर लास्ट पेज पे सर एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब। हाँ, उसमें करेक्ट। सर डी/8 लिखा था सर, वो समझ हाँ, में नहीं आया। स्पैन बाई मतलब जो डेप्थ बाई 8, उसका मतलब ये होता है डेप्थ कि बाई 8, जैसे, अच्छा। हाँ मतलब कि जैसे कि आपका 150 mm का मान लीजिए वो है, क्या नाम है, स्लैब है, ठीक है। तो जी सर। 150 mm का अगर आपका स्लैब है तो उसका मैक्सिमम जो आप उसमें डाया यूज कर सकते हैं स्पैन बाई 8। अब स्पैन बाई 8 करेंगे तो 8 दूना 16, लगभग 18 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। अब 18 का तो बार होता 18। नहीं है, तो आप 16 तक ही यूज कर सकते हैं। कोई भी जी सर। 150 mm के स्लैब में मैक्स टू मैक्स 16 mm का बार ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि डेप्थ बाई 8, ठीक है। जी अगर सर, यही ओके। चीज 200 का है तो 200 डिवाइड बाई 8, तो कितना हो गया? 8 दूना 16, और उसके बाद 20 के ऊपर आ जाएगा, 22 के आसपास आएगा। तो वहां पर 22 तो होगा नहीं, तो आप 20 यूज करोगे तो 20 तक यूज, मतलब जितना भी डेप्थ बाई 8। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। नौ सूरज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर वो बीआईएम क्लास में अपन साइज साइज वगैरह जो है पूरा का पूरा कॉलम बीम का वो डिसाइड करना है क्या अपने को नहीं स्ट्रक्चर करते हुए? नहीं, अपने को डिटेलिंग करना है केवल, ठीक है। बट एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये चीजें बहुत नॉमिनल होती है, इसलिए आपका कैसा होता है कि बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये बेसिक है, ये कोई मैं स्ट्रक्चर का डिजाइन थोड़ी कर रहा हूँ। क्लियर? जैसे कि आप एक एमएस में जाते होंगे, मतलब डॉक्टर बनते होंगे, तो डॉक्टर में होता है एक एमएस होता है जो कि स्पेशलिस्ट होता है, बट एक फिजिशियन होता है, ठीक है। इसीलिए एमबीबीएस की जो क्लास होती है गाइस, उसमें आपको हर एक डिजीज के बारे में बताया जाता है। फिर जब आप एमएस करते हैं तब आप हड्डी के डॉक्टर बनते हैं, दांत के डॉक्टर बनते हैं, और भी जो अलग तरह की चीजें होती होंगी, ठीक है। दांत के वैसे बीडीएमएस वाले होते हैं, वो तो अलग होते हैं। बट क्या बोलते हैं, आपको एज अ सिविल इंजीनियर हर एक बेसिक पता होना चाहिए। अब उसमें से आप स्पेशलिस्ट हैं बीआईएम के। क्लियर सूरज? चलिए आपके डाउट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपके ही ड्राइंग को पहले मैं अपनी तरफ से डाउट बता देता हूँ, फिर जो बचेगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो जो लोग भी लेक्चर 7 और 8 नहीं वॉच किए हैं वो थोड़ा सा उनको ऊपर से जा सकता है, इसलिए मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी आज जो आपको मेहनत करना है, क्या करना है गाइस, कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है, एंजॉय करिए। जस्ट आप एम कैड ओपन करिएगा आज, ठीक है। लेक्चर हमें वॉच करने की जरूरत नहीं है, बस एम कैड ओपन करिएगा। तो एम कैड में आना है आपको, ये बनाना है आपको, क्या बनाना है,
ये ड्राइंग बनानी है, छोटी सी ड्राइंग है, ये बनाना है और ये ड्राइंग बनाना है, बस फुल टाइम एंजॉय केवल ये बनाना है और ये बनाना है। ठीक है, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 एमकैट का। और सिविल कैट में भी आना है, कोई लेक्चर आज नहीं है, एंजॉय। सिविल कैट में गाइस बनाना है पेज नंबर 7, आपको बनाना है ये सिविल कैट में पेज नंबर 7, जिसमें से ये बनाना है। इसको देखने के लिए ये है। अब जिन्होंने भी लेक्चर 8 नहीं वॉच किया होगा वो ये नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैंने 8 9 दिया था ना कल। 8 में ये बताया है कैसे बनाते हैं, ऊपर से ये बनाना है। तो बस ये बनाना है। लेक्चर आज आप बहुत आराम से, क्योंकि फेस्टिवल है तो ज़्यादा आपको टास्क नहीं देंगे। लेक्चर सॉरी पेज नंबर 7 सिविल कैट और पेज नंबर क्या नाम है 5 एमकैट। 5 और 7 बस इसी का कॉम्बो है। कोई चैट बॉक्स में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 5 की ड्राइंग बनानी है और पेज नंबर 7 की ड्राइंग। बट रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी लेक्चर 8 नहीं किया है वो इसको ट्राई ना करें, क्योंकि वो आपसे नहीं बनेगा, फिर आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। ठीक है, लेक्चर 8 के बाद ही इसका मैजिक खुलेगा। ठीक है, फिलहाल नहीं होगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। आइए, वेरी गुड मनीष, बहुत सुंदर, वेरी गुड, मजा आ गया। ठीक है, ये ड्राइंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट इन्होंने बना लिया है सक्सेसफुली। अरे वाह, इन्होंने ये भी बना लिया, एक्सीलेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, इनका हाँ काफी प्रैक्टिस इन्होंने किया है। शुभम बनर्जी जी, एक्सीलेंट काम किया है आपने, बहुत बढ़िया। ये बनाने की जरूरत नहीं होती, व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको ये बनाना है। ठीक है, आपने ये भी बना लिया, एक्सीलेंट। ठीक है, अरे वाह, ये भी बना लिया। देखिए इन्होंने कितना मेहनत किया है गाइस, अलग अलग व्यू भी बनाया। ये भी बुराई नहीं है, बना सकते हैं, बट अभी जो मेरा एम था ये था, बट इन्होंने बनाया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। शुभम यार, आप लोग की क्लास में ड्राइंग बनाने वाले बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब मैक्सिमम आप लोग ड्राइंग बना लेते हो। ठीक है, इन्होंने पुराना ड्राइंग बनाया है, बट एक रिक्वेस्ट है कि नाम अपना नामकरण खुद का ही रखें तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड विश्वजीत, आपने ट्राई बहुत बढ़िया किया है, एक्सेलेंट। इधर पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है आपने पढ़ा दिया तो एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। ये लेक्चर 7 और 8 और 9 होप्स तीनों कर लिए होंगे आप लोग। बहुत बढ़िया विश्वजीत, बहुत सुंदर आप जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज यहाँ से नीचे से ऊपर रहेगा 15 mm, बट ऑल राइट, चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। हाफिज जी हैं, हाफिज जी मन नहीं लगाया फिर बन नहीं पाया, कमेंट करके बताइए। मन नहीं लगाया फिर फिर बन नहीं पाया। अगर नहीं बन पाया तो मैं बनाऊं, या फिर आप माइक भी ऑन करके बता सकते हैं। अजीम जी ने पुराना वाला बना लिया है, वेरी गुड अजीम, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। चलिए, वैसे मैं घर बना के दिखा दूंगा आपको, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 15 था और यहाँ से यहाँ तक 30 था। ठीक है, ये ज़्यादा ले लिया आपने, ये 30 ले लिया आपने गलती से। कोई गलती नहीं है नयन, बस ये कॉपी करते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये सही है, वेरी गुड, ये भी सही है। यार सब आप ही लोगों ने बना लिया तो मैं क्या बनाऊंगा। ये किसकी ड्राइंग है गाइस? इन्होंने गलती किया हुआ है या फिर सीखने वाली चीज़ है। इन्होंने यहाँ पर इन्फर कांस्टेंट ऑन किया होगा। किसकी ड्राइंग है गाइस ये? ठीक है, आप देख लीजिए सर मेरे इसमें एरर आ रहा था ये वाला। हाँ, ये एरर नहीं है। ठीक है, ये एरर नहीं है। ठीक है, आपने इसको क्या बोलते हैं, आपने यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर पहले तो रीनेम करना है। ठीक है, आगे से रीनेम याद रखो अपना नाम। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आपने देखो कि आपकी सेटिंग में क्या होगा कि आपने ये ऑन किया होगा पैरामेट्रिक। ठीक है, ये तो पैरामेट्रिक से कुछ किया होगा। ठीक है, और या फिर आपने यहाँ पर होता है इन्फर कांस्टेंट। ठीक, ये ऑन होगा। इन्फर कांस्टेंट को आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इन्फर कांस्टेंट क्या करता है गाइस, जब आप इसको लगा लेंगे तो रेक्टेंगल खींचेंगे तो ये रेक्टेंगल ऐसे आपको ऐसे दिखाएगा। ऐसे दिखा रहा था क्या आपके में? नहीं सर, डायमेंशन के टाइम पे दिखा रहा था ऐसे। डायमेंशन के टाइम पे दिखा, मतलब तब इन्फर कांस्टेंट आपका ऑफ है। ठीक है, अब इनके डायमेंशन और सारी ड्राइंग में दिखा रहा है, केवल इसी ड्राइंग में दिखा रहा है? नहीं, कुछ कुछ में ही दिखा रहा है समझ जैसे गया। आपने यहाँ पर पैरामेट्रिक में जाके डायमेंशनिंग किया, मुझे लगता है यहाँ पे जाके किया था ऐसे करके। नहीं, ऐसे तो नहीं किया था मैंने, नॉर्मली।
तो नहीं आना चाहिए, तब क्यों आ रहा है? ये खुद ब खुद आया, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी भी आपके ड्राइंग में है। अभी दोबारा एक ड्राइंग पे चेक करिए, अगर दोबारा नहीं हो रहा है तो फिर आपकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, वो देखना पड़ेगा क्या ऑन किया आपने। हाँ ये देखिए आ रहा प्रॉब्लम, जी, मतलब ये एक मिनट, बट किसी किसी लाइन पे आ रहा है। डिस एसोसिएट एनोटेशन, डिस एसोसिएट एनोटेशन ये एसोसिएट कर दे तो बन जाएगा सही। ओके ओके ओके, यहाँ पर है, ये आपका ऑन होगा, लेकिन ये तो बंद है। ये हो गया रीएसोसिएट। आपकी जो स्टाइल है उसमें से आपने लाइन तो ठीक लिया हुआ है, सिंबल्स एंड एरर्स ठीक लिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट भी आपने सही लिया हुआ है, ठीक है, नॉट बैड, आपने सेटिंग तो सारा सही है आपका। सर ये पहले नहीं हो रहा था, ये अब हाँ किसी लास्ट। एक नए ड्राइंग सीट को ओपन करिएगा, उसमें ट्राई जी करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है ना मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा फिर आपका, ठीक है, ठीक है। एक बार आप ठीक ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो देखते हैं, ठीक है, जी जी। चलेगा। बाकी आपने ड्राइंग अच्छा बनाया, वेरी गुड वेरी गुड। सर डोर हाँ डोर है जो, उसका मिड वाला पार्ट बता दीजिए। हाँ ये वाला नहीं, हाँ दूसरा, ये अच्छा अच्छा, ये जो ये है, ये वाला, ठीक है, इसका ये वाला। इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता था, इसमें कुछ एंगल भी दिया है क्या शायद? जी हाँ तो 11। 11 या तो आप एंगल से बनाइए, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड मतलब यहाँ पर जाइए, यहाँ पर डिवाइड कमांड होती है, ठीक है, डिवाइड कमांड लेना है, मान लीजिए इसको 5 मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो सेलेक्ट करिए, 4 पार्ट में करने के लिए 5 बार करना पड़ेगा, तो 4 कट्स निकलेंगे, 5 जी कर दिया, ठीक है, उसके बाद इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पर लाइए, और ये आपने क्लिक किया, और यहाँ पर आप 4 कर दीजिए, सॉरी 5 कर दीजिए, ये आ गया, बस इनको मिला दीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ये आपने याद ही, बाकी लोग देख लीजिए, ये पॉइंट स्टाइल क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सेट किया हुआ है, जी पॉइंट स्टाइल पे जाके इन्होंने लिया हुआ है, तो अभी देखो पॉइंट स्टाइल चेंज करके देखो बन गया। जब ये काम आपका हो जाए तो पॉइंट स्टाइल पे जाके गाइस क्या करना चाहिए, इसको नन कर देना चाहिए, नन हो गया, क्लियर है, बस उसको ओके मिला सर, देना, बाकी आपने बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके। चलिए इन्होंने मेहनत किया है गाइस, और यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए प्लीज आप लोग ध्यान रखें, नाम जो है यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, किसी का है जिन्होंने रिसेंट शायद ज्वाइन किया होगा, मे बी किसकी ड्राइंग है गाइस ये, ठीक है, जिसकी भी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम में आप जब फाइल को सेव करते हो तो यहाँ पर आपको डालना, असाइनमेंट 1 तो डालना है, यहाँ पर आपको आगे अपना नाम डालना है, ठीक है, जिससे कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके और पता चले किसके ड्राइंग में प्रॉब्लम है, ठीक, तो अपना नाम डालेंगे, बाकी ठीक है, आपने प्रयास किया, नैना जी ने प्रयास किया है, बहुत बढ़िया नैना, वेरी गुड, यार मैं सोचा कि ये ड्राइंग मुझे बनानी पड़ेगी, लेकिन सब बना ली है, क्या बात है, ये अरे वाह, इन्होंने तो ये भी ट्राई कर लिया, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, कल बताऊंगा, क्योंकि अभी कई लोगों ने बनाया नहीं, आपने बना ली है, बहुत अच्छी बात है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, बहुत बढ़िया, किसका है, अंशुर का है, रोहित कदम जी ने बना लिया है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग रैबिट में बहुत अच्छा करेंगे, जो लोग भी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाकिर जी आपने बना लिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अरे ये तो मैजिक की तरह हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इनका मिस्टेक है, ये थोड़ा स्ट्रेट जाके तब ऐसे घुमा होगा, थोड़ा चेक कर लेना, ये थोड़ा सा सीधे जाके फिर ऐसे मोड़ा हुआ है, ज़्यादा मोड़ दिया आप, ठीक है, यहाँ से 23 शायद ऊपर गया है, फिर टेढ़ा हुआ है, देख लेना, नीचे ही केवल गड़बड़ है, बाकी ऊपर का आपने बना ही लिया है, बाकी सही है, वेरी गुड। प्रणव जी ने लगभग, ये देखिए इन्होंने सही किया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सर वो जो चर्च गेट का है ना सर, हाँ हाँ, वो ज्यादा हो रहा है सर। ये चौड़ाई ज़्यादा लग रही है मुझे, हाँ 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 सर। ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा मिरर करते समय मिस्टेक हुआ होगा, बट चौड़ाई इतना हमारे लिए मैटर नहीं करता है, मेन मैटर सर क्या है ना, इस डिटेलिंग को समझना है ना, तो वो जी चौड़ाई सर। तो कैसे मिरर करते समय बढ़ गया होगा, मूव करके पीछे कर सकते हैं, बट पीछे करने बस वही होगा कि ऊपर का फीट से चला जाएगा ऊपर, है ना, तो दैट सर डजन मैटर, ठीक है, सही है, ओके, ये देखिए, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा वैसे, बट सर आप चाहें तो यहाँ कोई डिज़ाइन डाल दीजिए कवर अप करने के लिए, जैसे यहाँ पर आपने
ग्लास डाल दिया, कुछ ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। जी सर। ओके। और सर और ड्राइंग है सर उसमें, अच्छा साइड में इसी है वो, इसी में क्या? बाजू में इसलिए किया सर, उसमें डाउट था। हाँ ठीक है, ये तो बढ़िया किया है, ये बढ़िया किया है, परफेक्ट, अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पर ये मर्ज नहीं हो पाया क्या? ठीक है, चलिए लगभग सही है, ये भी सही है आपने बनाया, वेरी गुड। अरे वाह यार, मुझे ताजुब हो रहा है कि आप लोग इतना बना ले रहे हैं, मुझे लगा ये बताना पड़ेगा ये। तो ये इन्होंने दिनेश जी ने बना लिया है, बहुत बढ़िया दिनेश। दिनेश जी फंस गए। दिनेश अपना माइक ऑन करिए। हाँ यहाँ पर, सर। यहाँ पर आप फंस गए ना। तो देखो इसमें क्या हाँ करना सर। है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक सेंटर से इसके, ठीक है, ऐसे सेंटर ले लो। सेंटर ना मिले तो कोई जल्दी नहीं है, सेंटर मिले, ठीक है, यहाँ से ले लो और यहाँ से भी ले लोगे तो सेंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेंटर आ गया। इसी सेंटर पर एक सर्किल बनाना है, उसका रेडियस क्या है आइसो सर्किल का? एक्सिस इन, राइट क्लिक, आइसो सर्किल याद है 30। हाँ सर। ओके, अब इस सेंटर को बोलो आप जाओ यार, आपका काम हो गया है। दूसरा क्या करना है, सेलेक्ट करो इसको, कॉपी करके ऊपर जाना है। कहाँ जाना है गैस? ऊपर जाना है, F5 ले लीजिए। 15 एक बार जाना है, 45 एक बार जाना है, ठीक है, मतलब नीचे से 45, नीचे से 15, ठीक है। उसके बाद गैस क्या करना है आपको, इसका जो मिडिल वाला सेकेंड वाले का जो सेंटर है उस पर से क्लिक करके एक लाइन बाहर निकाल दीजिए। निकाल दिया। अब एक पाइप निकली हुई है ऊपर, देखा होगा आपने, 23 mm की है। तो 23 का हाफ इधर, 23 का हाफ इधर कर देंगे तो गैपिंग निकल के आ जाएगी। तो सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और उसके बाद F5 से, ठीक है, F5 से 11.5, क्योंकि 23 का हाफ 11.5 इधर और इधर भी चलिए, ठीक है। एक मिनट, मिस्टेक करके बेइज्जती ना करवा यार। कॉपी करके इधर, ठीक है, F5 ले लीजिए, 11.5 इधर। ये इससे क्या हो गया गाइस, इससे आपको ये जो गैपिंग निकल के आ गई 23 की, ये वही आ गई जो आपको वहां पर वर्कबुक दिया है। इस गैपिंग को सेपरेट कर दीजिए, इसको उठाइए और ऊपर चले जाइए। ये गैपिंग इधर सेपरेट हो गया, ये गैपिंग इधर सेपरेट हो गया। फिर इसको उठाइए, F5 से इधर कर दीजिए, फिर इसको उठाइए, इधर कर दीजिए, बस। अब आप बोलेंगे सर बहुत पजल हो रहा है इसमें, तो बस एक काम और करके सब डिलीट कर दीजिए। ये किया, इसको इससे मिला दिया और एक किया, इसको इससे मिला दिया। शेप पूरा आ चुका है। अब आपको ट्रिम करने का काम करना है। ट्रिम, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। ट्रिम, 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 ट्रिम। पीछे से ये दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये भी 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 नहीं दिखेगा, ये 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 भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा गैस, बल्कि ये नहीं दिखेगा। जो जो नहीं दिखेगा आपके दिमाग में से देख रही है कि उसमें ढक्कन में क्या क्या नहीं दिख रहा है, वो सबको ट्रिम कर दीजिए। इवन ये लाइन भी नहीं दिखेगी, ये लाइन भी नहीं दिखेगी, क्योंकि आप सामने से सोचिए ना, सामने से ढक्कन रखा है तो पीछे क्या क्या नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा और ये भी नहीं दिखेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस इतना ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है दिनेश, यहाँ से एक लाइन लीजिए ऐसे, और एक लाइन लीजिए ऐसे। जिसका जिसका नहीं बना, क्या उनको क्लियर हो गया क्या ये ढक्कन, मतलब ये वाला ऑप्शन? ये कब हो गया क्लियर? दिनेश क्लियर है क्या? दिनेश हाँ क्लियर? सर। ओके जी। हाँ सर। चलो, बाकी इन्होंने ये परफेक्ट बना ही लिया है, बहुत बढ़िया। घर लग रहा है अभी इन्होंने नहीं बनाया, बना लो घर भी तो अच्छा रहेगा। एंड शुभंकर जी ने बनाया, एक्सेलेंट शुभंकर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर।
ओम प्रकाश जी ने बना लिया है, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये भी बता ही दिया कैसे बनाना है, ये बता ही लिया आपने। आज क्या करना है गाइस, लेक्चर और सॉरी पेज नंबर 5 और 7। 5 किसका, 5 एम कैट का, 7 सिविल कैट का, ठीक है। आइसोमेट्रिक का वही जो पार्ट 2 है बेसिकली वही बनाना है। कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है, धनतेरस को एंजॉय करिए आप लोग, बस उसको आधा घंटा लगेगा करके साइड कर दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सूरज, बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने, वेरी गुड गुड। अभी इनका आइसोमेट्रिक बचा हुआ है, मे भी आगे हो। यस, बहुत सुंदर, ये भी सही है। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा ये इसको ऐसे किया, ठीक ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक और भी है अभी। देखो इसको क्या करना है, यहाँ से आना था, इसका बेस कैसे बनेगा था, यहाँ से कुछ 30 के आसपास डिस्टेंस है, 38 है ना, 38 ऊपर, और ये शायद ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा ये देखना ध्यान से, उसको ऐसे करके है ये, ठीक है। अब वो डिस्टेंस देख लेना कितना है, तो ऐसे कुछ जाएगा ये, ठीक है। और सेम इधर भी करना है। बाकी यहाँ पर अनिरुद्ध ने बना लिया है, वेरी गुड अनिरुद्ध, ठीक है। अनिरुद्ध का दूसरा ड्राइंग भी बन गया है, एक्सीलेंट अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया। और उसके बाद यहाँ पर अंशु जी ने बनाया हुआ है, ठीक है अंशु, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो शेख जी ने बना लिया है, ठीक है। अब गाइस देख रहे हैं आप लोग, ये जितने लोग बनाए हुए हैं समझ जाइए कि इनका भविष्य जो है वो उज्जवल है। उज्जवल क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक हैबिट आ चुकी है डेली प्रैक्टिस की। और बिलीव करिए कि हम सब, कोई भी इंसान हो, ठीक है, जो भी आप लोग देखते हैं बड़े बड़े नाम किसी भी फील्ड में गाइस, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, शायद आज खेलूं, ठीक है, लेकिन क्रिकेट मेरे से मतलब 1000 गुना या लाख गुना बेटर कौन खेलता है गाइस, विराट कोहली खेलते हैं, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, या फिर हम सब से, नॉट ओनली मी, हम सब से ज्यादा अच्छा क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, ऐसा क्यों, कमेंट करके बताइए आप लोग, ऐसा क्यों। देखते हैं आपको क्या लर्निंग मिलती है उससे। लेक्चर पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, बस यही बनाना है, खत्म। हम लोग से अच्छा सचिन क्रिकेट क्यों खेलते हैं गाइस, कमेंट करिए सभी लोग। आपको क्या लगता है कि हम लोग से बेटर क्यों खेलते हैं, क्योंकि इंसान तो अभी ये कौन सा नया काम कर रहे हो, है ना, वो भी इंसान है, ठीक है। शायद हम लोग से क्या बोलते हैं, किसी मामले में हम लोग शायद उनसे अच्छे ही हो, है ना, लेकिन फिर भी वो हमसे अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा क्यों हो सकता है गाइस, ठीक है, ये आप बताइए। चलिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि डेली प्रैक्टिस, वेरी गुड, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी, और ठीक है, और लोग बता सकते हैं और भी कुछ रीजन आपको लगे तो, ठीक है। 100% द राइट इज कि कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते। आज दोस्तों ने फोन किया, चलो खेल लेते हैं, ठीक है। कल, अरे नहीं यार सो रहे हैं, जान दो कौन जाएगा खेलने। परसों, अरे बहुत ठंड पड़ रही, कौन बाहर निकलेगा, तरह तरह के बहाने। और एक इंसान वो सुबह 6 बज गया ना, 6 बजे का मतलब क्या होता है, स्टेडियम, ठीक है। तो आपके लिए क्या है इसमें, स्टेडियम ऑटो कैड है फॉर फ्यू डेज, उसके बाद रैबिट होगा, और इस पर इतना बना दीजिएगा इसकी आने वाले दिनों में आपकी रोजी रोटी है, ठीक है। हम लोग जैसे, जब मैं सुबह सुबह लैपटॉप खोलता हूँ तो हमारे लिए कैसा होता है, हम लोग रोजी रोटी को बहुत बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। रोजी रोटी इन द सेंस कि हमारे लिए सबसे बड़ा गॉड कौन है, जो हमारे पेट को भर रहा है, एज अ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन सोचो, ह्यूमन क्या है, मतलब मैं जो मानता हूँ, आप अपना बिलीव आपका अलग हो सकता है, बट मैं क्या मानता हूँ, मेरे लिए गॉड कौन है, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गॉड इस समय पर नो डाउट माता पिता तो हैं, बट जो मुझे खाना दे रहा है वो मेरा लैपटॉप है। तो मैं सबसे पहले जब मैं लैपटॉप उठाता हूँ तो पहले मैं ऐसे उसको स्पर्श करता हूँ कि थैंक यू, और होप सो कि पूरा दिन मेरा, मेरी सारी क्लासेस, क्योंकि सब कुछ वही कर रहा है, ठीक है, तो सारी क्लासेस अच्छी हो और जितना बेस्ट हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूँ। तो कुल मिला के हमें गाइस जब डेली कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि आज तो उठेंगे सारा कर देंगे, दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। सारा नहीं करना चाहिए, उस दिन का जितना काम है उतना करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारा करेंगे तो आप प्रेशर में करेंगे, वो परफॉर्मेंस नहीं होगा आपका अच्छा, ठीक है। तो अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी से रोज बना दीजिए कितने घंटे मुझे काम करना है, ठीक है। आज फेस्टिवल है, मैं भी सेलिब्रेट करूंगा, बट मेरी शाम की क्लास में लेने के बाद करूंगा या फिर उससे पहले करूंगा, मैं अपने कर्मा को नहीं छोड़ूंगा, है ना। करने को मैं दिवाली को भी क्लास कर सकता हूँ, बट
मैं समझता हूँ सबके लिए ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बिजी होना है तो मुझे काम करना है, खत्म। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी, जो लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये समझ जाइए कि आपकी जॉब लगने की लगभग 80% ज़्यादा प्रायोरिटी बढ़ चुकी है। ठीक है, 80% ज़्यादा चांस है कि आप अगर प्रैक्टिस में आ गया होगा तो आप कर लेंगे। मेरी एक बैच थी, उस बैच में बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी गैस, गुरुकुल की बैच थी, कि कुछ बच्चे बैच खत्म होने के बाद बोलते हैं सर कुछ टास्क दे दिया करो, आदत हो गई है काम को करने की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही आदत उनको आज ऐसे सक्सेस दी कि उस बैच में गैस रिकॉर्ड है, उस बैच में ऐसा कोई बच्चा नहीं